नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के इन शॉर्ट्स के अंदर। ये पॉलिटी की वीडियोस की सीरीज चल रही है जिसमें ये चौथा वीडियो है। इसके 3 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, फेडरल सिस्टम क्या होता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम द अदर नेशन, कि संविधान बनाते समय संविधान के कौन कौन से हिस्से क्या क्या हमने दूसरे देश के संविधान से लिया है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इन टर्म्स के बारे में और ये कहाँ से ली गई हैं। ये टर्म्स को थोड़ा डिस्क्राइब भी करेंगे, लेकिन ये टर्म्स इतनी बड़ी है ना कि इनको सारा डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इन टर्म को पूरा जो ढंग से डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके, या आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। इन टर्म को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए फेडरल सिस्टम कौन से देश से लिया है, रिपब्लिक सिस्टम कौन से देश से लिया है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट कौन से देश से लिए है। तो इस वीडियो के जो चार्ट बताऊंगा स्टार्टिंग वाला, इससे तो आप याद कर ही लीजिएगा, और कुछ स्लाइड्स बाद में भी हैं उसमें हम इनको डिस्क्राइब करेंगे, उन्हें भी आप सुनिएगा। तो पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल सिस्टम हमने लिया है कनाडा से, रिपब्लिक सिस्टम लिया है हमने फ्रांस से, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है ब्रिटेन से, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली है ये यूएसएसआर से ली थी, उसके बाद में टूटने के बाद वो बन गया रशिया। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लिया है हमने ब्रिटेन से, जुडिशरी का कंसेप्ट लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ये भी हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट ये लिया है आयरलैंड से, पावर ऑफ प्रेसिडेंट ये कंसेप्ट भी लिया है ब्रिटेन से, इम्पीचमेंट किसका, प्रेसिडेंट का, ये भी लिया है हमने यूएसए से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट ये लिया है हमने साउथ अफ्रीका से, कॉन्करेंट लिस्ट ये ऑस्ट्रेलिया से, प्रीएम्बल यूएसए से, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑस्ट्रेलिया से, इमरजेंसी के प्रोविजंस जर्मनी से लिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी ये लिया है आयरलैंड से। अब इनको थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। फेडरल सिस्टम, पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि फेडरल सिस्टम क्या होता है। फेडरल सिस्टम एक ऐसा देश जिसके अंदर 2 टियर की कम से कम गवर्नमेंट तो होनी ही चाहिए, सेंटर और स्टेट। जिस देश में अंदर 2 टियर की गवर्नमेंट है, उन्होंने पावर को डिवाइड कर रखा है, तो उस देश को कहा जाएगा कि वो देश एक फेडरल सिस्टम है। इंडिया के अंदर है 3 टियर गवर्नमेंट। 3 टियर गवर्नमेंट, सेंटर है, उसके बाद स्टेट है, फिर है पंचायत। 3 टियर गवर्नमेंट होती है इंडिया के अंदर। इन्होंने पावर को डिवाइड किया है आपस के अंदर। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। इंडिया को क्वासी फेडरल क्यों बोलते हैं, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है हमारे अंदर, फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। इंडिया क्या है, क्वासी फेडरल सिस्टम। क्वासी फेडरल सिस्टम है क्यों बोला जाता है, क्योंकि फेडरल सिस्टम की क्या है कि कुछ विशेषता होनी चाहिए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल। फेडरल सिस्टम के अंदर डुअल सिटीजनशिप होनी चाहिए, लेकिन हमारे कहाँ क्या है, हमारे देश के अंदर सिंगल सिटीजनशिप। तो ये विशेषताएं हैं क्वासी फेडरल सिस्टम की हमारे। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि फेडरल सिस्टम में सेंटर और स्टेट दोनों की पावर थोड़ी बराबर होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सेंटर ज़्यादा मजबूत है, सेंटर की पावर ज़्यादा मजबूत है, स्टेट को उतनी पावर नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई स्टेट को पावर, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि सेंटर को बराबर पावर दी जानी चाहिए, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने मना कर दिया। क्यों, क्योंकि उनका कहना था कि अगर स्टेट को ज़्यादा पावर दी तो हो सकता है कि भविष्य में वो देश से अलग होने का सोच सके, तो कोई भी स्टेट देश से अलग ना हो पाए, इसलिए सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है देश की यूनिटी बनाए रखने के लिए। तो ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं। रिपब्लिक देश किसे कहेंगे, यानी कि गणतंत्र किसे कहेंगे, जहाँ का हेड ऑफ स्टेट वो हो इलेक्टेड। जैसे हमारे हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, वो उन्हें चुना जाता है, उनका इलेक्शन होता है दोस्तों।
ये कंसेप्ट हमने लिया है फ्रांस से। अब देखिए हेड ऑफ स्टेट हमारे चुने तो जाते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट चुने नहीं जाते हैं, ये इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। इन्हें जनता नहीं चुनती है। जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं ना, उन्हें जनता चुनती है डायरेक्ट। हमारे प्रेसिडेंट को चुनती है कौन? इनडायरेक्टली चुना जाता है। इन्हें चुनते हैं हमारे MP MLAs। इनके इलेक्शन में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन असेंबली के सदस्य, ये सब चुनते हैं प्रेसिडेंट को। फिर आता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम ये कहाँ से लिया है हमने? ब्रिटेन से लिया है। पार्लियामेंट क्या होती है? हमारी सुप्रीम लेजिस्लेशन बॉडी होती है। यहाँ पे हमारे क्या बनते हैं? लॉ। पार्लियामेंट का मतलब क्या हो गया? पार्लियामेंट में क्या क्या आता है? पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट आते हैं और 2 सदन आते हैं। कौन कौन से सदन हैं हमारे? लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट का मतलब सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं है, प्रेसिडेंट भी आते हैं। प्रेसिडेंट को क्यों आते हैं? क्योंकि जब भी कोई कानून आता है तो एक हाउस में जाता है, दूसरे हाउस में जाता है और आखिरी में प्रेसिडेंट के पास जाता है। उनके साइन के बिना वो कानून नहीं बनता है। तो पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ सिर्फ लोकसभा राज्यसभा लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है। यहाँ हमारे देश के कानून यहाँ बनाए जाते हैं। हमारे देश की जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, कानून बनाए जाते हैं लोगों के हित में, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्या? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के अंदर है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू पब्लिक, इट इज़ प्रोवाइडेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये राइट्स हैं जो देश की जनता को दिए गए हैं सरकार के विरुद्ध। बाकी आप कॉन्स्टिट्यूशन को उठाकर देख लें तो हर जगह आपको यही मिलेगा कि सरकार ये कर सकती है, सरकार की ये पावर्स हैं। सरकार के बारे में ही दिया गया है क्या क्या कर सकती है सरकार देश के अंदर। प्रेसिडेंट की पावर्स बताई गई है, वाइस प्रेसिडेंट, PM, ये सब कुछ बताया गया है देश। लेकिन ये जो हैं फंडामेंटल राइट्स, सिर्फ इन्हीं के अंदर जनता के राइट्स दिए गए हैं कि जो जनता है देश की, उन्हें ये राइट्स तो मिलने ही चाहिए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम मिलना चाहिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मिलने चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये राइट्स मिलने हैं। 6 राइट्स हैं। इनको और भी सब डिवाइड किया गया है आर्टिकल के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम इतना ही देखते हैं कि 6 राइट्स मिले हैं। सारे को, हर एक आदमी को ये राइट्स मिलने चाहिए। अगर किसी आदमी को लगता है कि हाँ भाई मेरे राइट्स का हनन हो रहा है, मुझे ये राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो आदमी रिट लगा सकता है। यानी कि आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ये लिखा है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इससे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और वहाँ केस कर सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। प्रोसेस क्या होता है कि लोकल कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर हाई कोर्ट में, फिर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्ट नहीं जा सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने लिया है USSR, रशिया से। अब रशिया पर रह गया है, पहले USSR हुआ करता था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट 1976 ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी का समय था 1976, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब जोड़ा गया था 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं? ये होती हैं कि एक सिटीज़न की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं अपने देश के प्रति। कुछ बता देता हूँ कि वो देश का सम्मान करेगा, नेशनल एंथम का सम्मान करें, देश के झंडे का सम्मान करें, देश में भाईचारा बनाए रखें, देश की सॉवरेनिटी बनाए रखें, जब भी देश को ज़रूरत पड़े तो आप देश के लिए तैयार रहें। ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, एनवायरनमेंट को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आते हैं। और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी 86 अमेंडमेंट 2002 के अंदर। तो अभी टोटल हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय ऐड नहीं किया गया था, ये बाद में अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, वैसे ही इंडिया में भी सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है,
ठीक है। जैसे ड्यूअल सिटीजनशिप बताऊँ तो अमेरिका में होती है, वहाँ पे आप अमेरिका के तो नागरिक हैं ही, अमेरिका के लोग अमेरिका के नागरिक होते ही हैं, लेकिन वो अपनी एक स्टेट के नागरिक भी होते हैं। जैसे कैलिफोर्निया के नागरिक कैलिफोर्निया स्टेट के नागरिक हैं, है ना। और जैसे और कौन सी, लॉस एंजलिस के साथ नागरिक वहाँ के नागरिक होंगे, तो वहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। इंडिया में क्या होता है कि आप भारत के नागरिक हैं, आप राजस्थान के नागरिक कहलाएंगे नहीं, आप नहीं कहलाएंगे यूपी के नागरिक, आप नहीं कहलाएंगे एमपी के नागरिक या महाराष्ट्र के नागरिक, आप सिर्फ भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। आप पूरे भारत में कहीं पर भी जाइए, आप एम्प्लॉयमेंट किसी भी राज्य किसी भी स्टेट में जाइए, आप एम्प्लॉयमेंट मांग सकते हैं। आप किसी भी राज्य में जाइए, आपका जो राइट्स हैं वो बदलेंगे नहीं, आपके वो राइट्स वही रहेंगे। आपकी नागरिकता चेंज नहीं होएगी अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाते हैं। इसे ही कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप, आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं। ठीक है दोस्तों, एक और पॉइंट है कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो उसी समय आप किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप भारत के नागरिक हैं साथ ही साथ यूएसए के भी नागरिक हों, ऐसा नहीं होगा कि आप भारत के नागरिक हैं साथ ही साथ ब्रिटेन के भी नागरिकता ले लें आप, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ भारत के नागरिक होंगे। कमेंट करके बताइए दोस्तों कि किन किन देशों में डुअल सिटीजनशिप अलाउड है। यूएसए का तो मैंने बता ही दिया, और देश आप बता दीजिए। जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी का कंसेप्ट लिया है हमने यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो हमारी जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। देखिए दोस्तों, एक देश के अंदर जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। उसके अंदर सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का हस्तक्षेप कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हस्तक्षेप हुआ अगर जुडिशरी के अंदर सरकार का, तो देश तो गया। देश के अंदर अगर अभी क्या होता है कि अगर कोई भी सरकार अगर लोगों के विरुद्ध का ऐसा कोई कानून लाए जो लोगों के हित में ना हो, सरकार अपने हिसाब से लेकर आ गई, है ना, अपने फ़ायदे के लिए उस कानून को लेकर आ गई, तो जुडिशरी उस कानून को बोलेगी कि आप हमारे पास लाइए, हम रिव्यू करेंगे। वो कानून को रिव्यू करेगी, वो कानून को बदल भी सकती है, कानून को निरस्त भी कर सकती है, और वो कानून बना भी सकती है जुडिशरी। ये जुडिशरी इंडिपेंडेंट होने का बहुत फ़ायदा रहता है, एक देश के अंदर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी ही चाहिए। फिर अगला पॉइंट है कि जुडिशरी यूनिफाइड जुडिशरी है हमारे देश के अंदर। यूनिफाइड जुडिशरी का मतलब होता है कि एक ही का सारे कोर्ट्स में, जो भारत के जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब के अंदर एक ही कानून चलेगा, सेम लॉ फॉर ऑल द कोर्ट्स। ठीक है, राज्य बदलने से कानून नहीं बदलेगा, सारे देश के अंदर एक ही तरह का कानून चलेगा। पावर ऑफ प्रेसिडेंट देखते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट का कंसेप्ट लिया गया है हमने ब्रिटेन से लिया है। वहाँ की महारानी देखिए ना आपने, उनकी जैसी पावर है, वैसी कम कुछ ऐसी पावर वैसे ही हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। हमारे प्रेसिडेंट होते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों के सुप्रीम कमांडर हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। ऑल टाइप ऑफ इमरजेंसी इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तीनों तरह की इमरजेंसी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इमरजेंसी के बारे में आगे देखते हैं, कौन सी इमरजेंसी, कितनी तरह की इमरजेंसी होती है, वो आगे आएगा। ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की पावर्स ये होती हैं, और आगे इनकी एक सेपरेट वीडियो भी आएगा इनके ऊपर कि इनकी क्या क्या पावर्स होती हैं, कैसे इनको चुना जाता है। ठीक है, वो सब आगे वाले वीडियोस में देखेंगे, इसमें इतना ही। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कंसेप्ट लिया है हमने साउथ अफ्रीका से। यही हम हमारे संविधान को फ्लेक्सिबल बनाता है कि हम हमारे संविधान में बदलाव कर सकते हैं समय के साथ। 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक दोस्तों, 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट जब से संविधान बना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है कि कोई भी लाइन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई कोई भी लाइन, कोई भी लॉ आपको अगर उसमें बदलाव करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एक स्पेशल बिल होता है। कैसे होता है ये, एक सदन में लाइए, वहाँ उसका डिस्कशन होगा, वहाँ से वो पास होके दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन अगर उसको पास कर देता है तो ठीक, वरना वो वहीं पर ड्रॉप हो जाता है। दूसरा सदन ने अगर उसको पास कर दिया तो हो जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं और फिर अमेंडमेंट लागू हो जाता है। ये प्रोसेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इमरजेंसी की प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस हमने लिए हैं जर्मनी से। इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 प्रकार की।
नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है? कोई युद्ध हो जाए, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, आर्म्ड रिबेलियन हो जाए। ध्यान देना वर्ड पे, आर्म्ड रिबेलियन लिखा है, सिर्फ रिबेलियन नहीं लिखा है, आर्म्ड रिबेलियन हो जाए देश के अंदर, तो भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है आर्टिकल 352 से। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी के प्रोविजन है। तो नेशनल इमरजेंसी किस में है? आर्टिकल 352 के अंदर। स्टेट इमरजेंसी, अब देखिए नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कितनी बार लगी है। स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं इसको। ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट, अगर इस सरकार को लगता है कि स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है तो सरकार क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लगा देगी आर्टिकल 356 से, और प्रेसिडेंट रूल लगते ही सारा जो कुछ है, जो लॉ बनाना, वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन और जो सब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 360 में दी गई है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है? अगर क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस अगर फेस करता है देश तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। ठीक है, अब कितनी बार, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है कि आप बताइए मुझे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है देश के अंदर। स्टेट इमरजेंसी तो मतलब बहुत बार लग चुकी है, 100 से ज़्यादा बार स्टेट इमरजेंसी इस देश के अंदर लग चुकी है। सबसे ज़्यादा बार यूपी के अंदर लगी है स्टेट इमरजेंसी। अब देखिए दोस्तों, स्टेट इमरजेंसी क्या होती है? एक एक्सेप्शनल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि जब भी इमरजेंसी लगती है तो सारी पावर आ जाती है सेंटर के पास, है ना, स्टेट रहती नहीं है। तो इस समय क्या होता है कि जो फेडरल सिस्टम होता है ना, मैंने बताया फेडरल क्या होता है, 2 टियर गवर्नमेंट रहती है। इस समय में क्या होता है कि यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाती है हमारे देश की। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ एक गवर्नमेंट रह जाती है, वो भी सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट नहीं रह जाती। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, लिस्ट होती है, देखो 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, अब देखिए इन लिस्ट में क्या है कि सब्जेक्ट्स, तीनों लिस्ट में सब्जेक्ट्स डिवाइड कर रखे हैं कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाएगी सेंटर, जो स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर कानून बनाएगी स्टेट। कॉन्करेंट लिस्ट वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कानून कौन कौन बना सकती है? स्टेट भी बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के। अपन एजुकेशन हो गया, एजुकेशन के ऊपर स्टेट भी कानून बना सकती है और सेंटर भी कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में देख लेते हैं एग्जांपल, पुलिस हो गया, स्टेट ऑर्डर और हेल्थ हो गया, तो इन सब के ऊपर कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। यूनियन लिस्ट की बात करते हैं, यूनियन लिस्ट में क्या क्या आ गया? रेलवेज़ आ गया यूनियन लिस्ट के अंदर, बैंकिंग आ गया यूनियन लिस्ट के अंदर, एक्सटर्नल अफेयर्स आ गया यूनियन लिस्ट के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस आ गई। तो इन सब के ऊपर जो कानून बनाएगी वो यूनियन बनाएगी। अब देखिए इनके सिवाय भी एक और लिस्ट होती है, जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं वो आते हैं किसमें? रेस्टिट्यूटरी लिस्ट के अंदर। चौथी लिस्ट होती है एक और, रेस्टिट्यूटरी लिस्ट, उसके अंदर आता है हमारा क्या? स्पेस साइंसेस, जो हमारा इसरो है ना, वो रेस्टिट्यूटरी लिस्ट के अंदर आता है। उसके ऊपर जो बनते हैं क्या नियम, वो बनाती है पार्लियामेंट। वो रेस्टिट्यूटरी लिस्ट कंट्रोल कौन करती है? पार्लियामेंट। आता है प्रीएम्बल यानी कि उद्देशिका, ये हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इसका सोर्स हमें क्या मिलता है? इसका सोर्स था पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की 3rd मीटिंग 1946 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की 3rd मीटिंग हुई थी, उसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था इन्होंने, वहाँ से हमें प्रीएम्बल मिलता है। तो ये प्रीएम्बल, उन्होंने कहा था प्रीएम्बल इज़ अ माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। वो चाहते थे कि जो प्रीएम्बल में क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, ऐसा हमारा देश बने। तो कैसा था? इन्होंने क्या लिखा था प्रीएम्बल में, ये देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब जो ये फ्रेज़ लिखा है वी द पीपल, ये भी हमने कहाँ से लिया है? यूएन चार्टर से, यूनाइटेड नेशन के चार्टर से ये फ्रेज़ लिया है। अब देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic nation। तो क्या चाहते थे? देश कैसा हो? सॉवरन हो, देश हो डेमोक्रेटिक, वो देश को चाहते थे एज ए रिपब्लिक नेशन। देश में क्या हो? जस्टिस हो, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, भाईचारा।
ऐसा वो दो देश का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हैं दिशा निर्देश दिए गए हैं इसकी डीपीएसपी के अंदर दिशा निर्देश दिए गए हैं राज्य को कि वो कोई भी जब लॉ बनाए तो इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर बनाए। ये हमने लिए कहाँ से, आयरलैंड से लिए हैं, पार्ट 4 के अंदर है, आर्टिकल 36 से 51 तक के अंदर है। ठीक है, सब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो डीपीएसपी है ना, ये नॉन जुडिशिएबल है, यानी कि आप इसे कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते हैं। जैसे आप ये चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई हमारे स्टेट ने ये लॉ लागू नहीं किए। जैसे इसके अंदर आर्टिकल 41 है, वो क्या है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कहेंगे कि यहाँ राइट टू एम्प्लॉयमेंट है डीपीएसपी के अंदर और हमें तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो इस कोर्ट कहेगी कि भाई ये जो आप डीपीएसपी बोल रहे हैं ये नॉन जुडिशिएबल है, इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डीपीएसपी के फीचर्स कैसे थे, ये गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस है, ये सोशलिस्ट फीचर हैं इसके अंदर, और लिबरल और इंटेलेक्चुअल फीचर्स हैं। ये क्या चाहते थे, ये डीपीएसपी से इनकी संदर्भ था कि मतलब डीपीएसपी से एक वेलफेयर स्टेट बनना चाहिए, ना कि एक पुलिस स्टेट बनना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।